हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर प्लैनेट। तो बच्चों, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यानी कि उपसहसंयोजक यौगिक। आप चाहे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलिए, उपसहसंयोजक यौगिक बोलिए, संकुल लवण बोलिए, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बोलिए, है ना, सबके सब एक ही है। तो बच्चों, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उपसहसंयोजक यौगिक, जरूरत क्या है पढ़ने की? क्योंकि जब तक हमारी डेली लाइफ में उसकी इंपॉर्टेंस ना हो तब तक वो उतरता नहीं कि क्यों पढ़ना है, क्या जरूरत है। तो बच्चों, मैक्सिमम कंपाउंड जो है, जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, मान लो वो सारे के सारे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, संकुल अवस्था में। कैसे? तो भाई पूरी पृथ्वी हरी है ना, प्लांट्स आर ग्रीन, तो तुमको प्लांट्स आर ग्रीन ड्यू टू क्लोरोफिल, है ना। तो क्लोरोफिल क्या है? पर्णहरित जिसे कहते हैं वो क्या है? तो भाई वो संकुल है, Mg+2 का संकुल है। अब हमारी बॉडी मेन चीज़ क्या है? क्योंकि काफ़ी प्रोटीन है, विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट है, चलो वो तो कॉम्प्लेक्स स्टेट में होते हैं, लेकिन संकुल नहीं होता है। संकुल है हीमोग्लोबिन। हमारे रक्त में जो हीमोग्लोबिन है, भाई हम लाल दिखें, खून की मात्रा बराबर हो तो बिल्कुल रेड दिखते हैं ना, टमाटर जैसे, है ना। तो क्यों? तो हम कहेंगे हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन शब्द सुना, वो भी संकुल है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। विटामिन B12 साइनोकोबाल्टमीन, है ना, कोबाल्ट+3 का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। तो हम कहेंगे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कॉम्प्लेक्स स्टेट में है। इसके अलावा तो देखो, एक फेमस डाई है, डाई समझते ना, रंजक, है ना, प्रेशियन ब्लू। इससे बहुत बड़ी बड़ी पेंटिंग्स बनती हैं, ठीक है। तो प्रेशियन ब्लू समझे तुम, ये जो ब्लू कलर दिख रहा है आपको इसमें पेंट में, है ना, ये प्रेशियन ब्लू है, ये भी संकुल है, ठीक है। कैसे है, क्या है, तो ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो स्टार्ट करें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जानने से पहले हम पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। संकुल सीधा थोड़ा आ जाएगा, पहले हम स्टार्ट करते हैं अकार्बनिक यौगिक, जिसमें कार्बन नहीं है, ठीक है। तो बच्चों, अकार्बनिक यौगिक दो प्रकार के होते हैं। कौन से? तो हम कहेंगे साधारण लवण और योगात्मक लवण, सिंपल सॉल्ट और एडिशन सॉल्ट, है ना, योगात्मक लवण। और योगात्मक लवण को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, द्विक लवण और संकुल लवण। यानी संकुल लवण, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उपसहसंयोजक यौगिक, चारों एक ही हैं। उनको पढ़ने से पहले तुम सिंपल सॉल्ट और डबल सॉल्ट को पढ़ोगे, तो उसके बाद हम वहां पहुंच ही जाएंगे। तो अगर मैं सिंपल सॉल्ट की बात करूं, लवण क्या होता है? तो तुम कहोगे ऐसा हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि जब अम्ल की क्रिया क्षार से कराते हैं, जब अम्ल की क्रिया क्षार से कराते हैं तो लवण और जल प्राप्त होते हैं, ये शुरू से पढ़ते आए, ठीक है। तो अगर मैं सिंपल सॉल्ट की ही बात करूं, तो बच्चों जब अम्ल की क्रिया क्षार से कराते हैं तो लवण प्राप्त होते हैं। लाइक तो मैं कह दूं कि मैंने क्या किया, NaOH की क्रिया HCl से कराई, तो तुम कहोगे अच्छा NaOH की क्रिया HCl से कराई तो वाटर निकल गया, तो लवण कौन सा बना? तो हम कहेंगे NaCl। तो भाई NaCl जो है वो सरल सॉल्ट है, सिंपल सॉल्ट है, साधारण लवण है। तो NaCl नहीं होता और KCl होता तो भी चलता। अब मैं NaOH की क्रिया HCl से नहीं कराती, मान लो H2SO4 से करा लेती, तो भाई ये दो H आयन देता तो ट्वाइस लिख लेते, तब भी क्या होगा? तो हम कहेंगे अब दो वाटर निकल जाएंगे। अब जो सॉल्ट बनेगा दैट विल बी Na2SO4। तो ऐसे तो कुछ भी हो सकता है, Na2SO4, K2SO4। अगर हम HNO3 का प्रयोग करते तो NaNO3, HBr का प्रयोग करते तो NaBr, है ना। और सोडियम एसिटेट, सोडियम ऑक्सीलेट, कुछ भी हो सकता था, ठीक है। H2 नहीं, H2C2O4 तो ऑक्सैलिक एसिड हो जाएगा ना, Na2C2O4, ठीक है। थोड़े नए नाम याद रखो बच्चों, Na2C2O4 ये है सोडियम ऑक्सीलेट, ठीक है। तो भाई मान लिया कि हाँ, अगर हम साधारण लवण की प्राप्ति चाहते हैं, इफ वी वांट टू प्रिपेयर सिंपल सॉल्ट, तो मुझे अम्ल की क्रिया क्षार से करानी पड़ेगी। जब अम्ल क्षार से क्रिया करता है तो लवण और जल बनते हैं। ये जो लवण है ये सिंपल सॉल्ट है, साधारण लवण है। अब मुझे एक चीज बताओ कि मैंने क्या किया, NaCl को पानी में घोल दिया, ठीक है। मैंने ले लिया पानी और मैंने क्या किया, NaCl घोल दिया, ठीक है। ये पानी ले लिया, विलायक ले लिया, ठीक है। और NaCl, साधारण लवण कुछ भी घोल सकते हो, तो हमने NaCl घोल दी। अब दिमाग लगाओ, पानी में NaCl गया तो क्या तुम्हें दिखा? गैर NaCl पानी में मिक्स होता जाता है। तो हम कहेंगे NaCl तो आयनिक कंपाउंड है ना, आयनिक कंपाउंड जो है वो आयंस में टूटता है,
पानी में जाते ही Na+ और Cl-। NaCl को जल में घोलने पर Na+ अलग, Cl- अलग, तो हम कहेंगे पानी में जाते ही Na+ और Cl- क्या हो गया, अलग हो गए। तो Na+ भी है तो इसके अंदर, Cl- भी है, Na+ भी है, Cl- भी है, सबके सब पानी के अंदर है। दिखे नहीं दिखे वो एक अलग चीज़ है, पर है तो अंदर ही। तो मैं कह दूँ कि यार पानी में जाते ही तो गायब हो जाता है। NaCl जैसे ही पानी में जाता है तो गायब हो जाता है, अस्तित्व समाप्त, नो एग्जिस्टेंस। तो व्हेन NaCl डिसॉल्व्ड इन वाटर, जब NaCl को जल में घोलते हैं तो ये पूर्णतया आयनित हो जाता है, बिल्कुल आयोनाइज्ड हो जाता है, अपना अस्तित्व नहीं बनाता, खुद तो गायब ही हो गया, दिखाई नहीं। तो हम कहेंगे ओके, अस्तित्व जो है इसका वो समाप्त हो जाता है। और तो हम कहेंगे है तो पानी के अंदर, अगर नमक डाल दूं पानी में और मैं क्लोराइड का टेस्ट करूं तो आएगा, तो अगर आयन है तो आएगा, है ना, भूत थोड़ा ना है, कभी दिखेगा कभी नहीं दिखेगा, ठीक है। अगर वो है, आयन की बात कर रही हूं, अगर पानी में क्लोराइड आयन है तो टेस्ट आएगा, अगर पानी में सोडियम आयन है तो टेस्ट आएगा। तो जब किसी साधारण लवण को जल में घोलते हैं तो वो पूर्णतः आयनित हो जाता है, अपना अस्तित्व समाप्त कर देता है, प्रत्येक आयन अपना संगत परीक्षण देता है। जब किसी साधारण लवण को जल में घोला जाता है तो कंप्लीटली आयोनाइज्ड, अस्तित्व समाप्त, और प्रत्येक आयन अपना संगत परीक्षण देता है। अगर ऐसा कुछ मिला तो हम कहेंगे साधारण लवण। सही कह रहे हो आप, साधारण लवण है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कि भाई साधारण लवण क्या है, तो हम कहेंगे जो जल में घोलने पे कंप्लीटली क्या हो जाते हैं, आयोनाइज्ड हो जाते हैं, पूर्णतया अपने आयनों में विभक्त हो जाते हैं, यानी अपना जलीय विलयन में अस्तित्व खो देते हैं, तथा इनका प्रत्येक आयन विलयन अवस्था में संगत परीक्षण देता है। उसे हम कहते हैं क्या, सिंपल सॉल्ट, साधारण लवण, सिंपल सॉल्ट। क्लियर। अब हम बात करते हैं एडिशन कंपाउंड की, योगात्मक लवण। तो बच्चों दो आयनिक कंपाउंड को जोड़ने से, अगर मैं दो आयनिक यौगिकों को मिलाऊं फिक्स्ड प्रपोर्शन में, तो एडिशन कंपाउंड योगात्मक लवण बनते हैं, ठीक है। अब हो सकता है वो क्रिया कर ले और हो सकता है वो क्रिया ना करे, क्रिया करके एक हो जाते हैं तो संकुल लवण। अगर दो आयनिक यौगिकों को मिलाऊं एक निश्चित अनुपात में और वो क्रिया करके नया कंपाउंड बनाते हैं तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड संकुल। और क्रिया नहीं करते हैं, है ना, मिक्स हो जाते हैं और क्या रहते हैं, वाष्पित करने तक अगर हम उनको गर्म करते रहें और मिक्स होके एक नया सॉल्ट बना लेते हैं तो उसे कहते हैं द्विक लवण, डबल सॉल्ट। तो फिलहाल हम पढ़ते हैं द्विक सॉल्ट, द्विक लवण, डबल सॉल्ट। तो देखो, समान ऋणायन युक्त दो साधारण लवणों को आपस में मिश्रित करके शुष्क होने तक वाष्पित किया जाए तो हमें डबल सॉल्ट मिलते हैं। ये जनरली हाइड्रेटेड क्रिस्टलाइन सॉल्ट होते हैं, जल योजित होते हैं, इनमें क्रिस्टलीय जल के अणु पाए जाते हैं। अब ये कह रहा है अगर डबल सॉल्ट है तो आपके जो दोनों आयनिक कंपाउंड हैं उनमें नेगेटिव आयन माइनस जो है वो कॉमन होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब द्विक लवण के उदाहरण देखते हैं ऐसे कैसे समझे। तो देखो, द्विक लवण का पहला उदाहरण है बच्चों पोटाश एलम। द्विक लवण का पहला उदाहरण है पोटाश एलम, जिसे हम साधारण बोलचाल की भाषा में फिटकरी कहते हैं, ठीक है बच्चों, पोटाश एलम या इसे हम फिटकरी कहते हैं। नाउ व्हाट इज पोटाश एलम? तो बच्चों फिटकरी का फॉर्मूला है पोटेशियम सल्फेट। भाई आपने पहले ही कह दिया द्विक लवण तो दो साधारण लवण तो होंगे, तो पहला साधारण लवण था पोटेशियम सल्फेट, दूसरा एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल थ्राइस, और 24 क्रिस्टलीय जल के अणु इसमें होते हैं। तो बच्चों अगर कोई पूछे पोटाश एलम यानी फिटकरी का फॉर्मूला तो हम कहेंगे पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट और 24 H2O, तो दो साधारण लवण और साथ में क्या है, क्रिस्टलीय जल के अणु। तो ये जो मिक्सअप है इसे बोलते हैं द्विक लवण। एल्यूमिनियम सल्फेट समझे ना बच्चे, 9-10 में पढ़ा होगा ना, एल्यूमिनियम +3, सल्फेट क्या होता है -2, तो बेटा ये 2 इधर आएगा, 3 इधर आएगा, तो आपको जो कंपाउंड मिलेगा वो कुछ ऐसा होगा Al2SO4 होल थ्राइस। इसमें तो नहीं अटकोगी कि Al2SO4 होल थ्राइस कहाँ से है, ये ट्वाइस इधर जाएगा, थ्राइस उधर आएगा, तो इट विल बी Al2SO4 होल थ्राइस, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास पोटाश एलम। मान लो उदाहरण दूसरा ले लेते हैं,
मान लो आपके पास है क्रोम एलम, तो बच्चों नाम से ही लग रहा है, इस बार क्रोमियम ले लीजिए, है ना। क्रोम एलम, एलम तो है ही, एलम में 24 वाटर होते हैं फिक्स, है ना। क्रोम एलम, क्रोमियम ले लो, तो क्रोमियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो हम इसको गायब करेंगे, Al2 को गायब करेंगे, ठीक है। तो यूं नहीं, पोटाश एलम में पोटेशियम था तो क्रोम एलम में क्रोमियम कर दें, क्रोमियम तो करना है लेकिन इसको नहीं गायब करना है, ये एज इट इज रहेगा, ठीक है। एलम में पहला +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है और दूसरा +3, तो क्रोम एलम मतलब क्रोमियम लिखना है +3 में, तो फिर Al हटा के Cr लिखेंगे, तो पोटेशियम सल्फेट क्रोमियम सल्फेट डॉट 24H2O, ये भी है आपका क्रोम एलम। तो तुम्हें लग रहा है दो साधारण लवण है ना, धनायन तो अलग अलग है लेकिन ऋणायन सेम है, और हमने कहा था समान ऋणायन होना चाहिए, साधारण लवण आपस में मिक्स कर लो और जब तक ड्राई नहीं होता तब तक उसको हीट करते रहो, वेपोराइज्ड होने दो, ठीक है। फिर साथ में इनके क्रिस्टलीय जल तो हो गई, है ना, ये गायब नहीं होता है, तो हम कहेंगे ओके, ये तो है। अब तो हम कहेंगे एक तो हो गया पोटाश एलम, दूसरा हो गया क्रोम एलम, और उदाहरण देखिए तो बच्चों और उदाहरण देखें तो हम कहेंगे कार्नेलाइट। अब कार्नेलाइट क्या है, तो कार्नेलाइट है आपके पास KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2, ठीक है। कार्नेलाइट पोटेशियम क्लोराइड मैग्नीशियम क्लोराइड डॉट 6H2। अच्छी बात यह है कि ऋणायन सेम होता है तो आपके भूलने के चांसेस कम है, KCl होगा तो दूसरा Mg के साथ Cl ही होगा, तो KCl MgCl2 डॉट 6H2O, दिस इज कॉल्ड कार्नेलाइट। देन बच्चों एक हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉल्ट है जिसे हम बोलते हैं FAS या हम बोलते हैं मोहर सॉल्ट, प्रैक्टिकल में आपके कोर्स में है भी, है ना, रेडॉक्स की टाइट्रेशन है, उसमें आपसे पूछा जाएगा मोहर लवण फेरस अमोनियम सल्फेट। जब हमने इसको बोला FAS तो बच्चों F मतलब फेरस, A मतलब अमोनियम और S मतलब सल्फेट, तो मोहर सॉल्ट है फेरस अमोनियम सल्फेट। फॉर्मूला लिखिए, तो फेरस सल्फेट हो गया FeSO4, अमोनियम सल्फेट हो गया बच्चों NH4 डॉट 6H2O, फेरस अमोनियम सल्फेट FeSO4 डॉट अमोनियम सल्फेट डॉट 6H2। तो बच्चों चार उदाहरण थे तुम्हारे पास द्विक लवण के। पहला पोटाश एलम दिख रहा है, पोटेशियम सल्फेट एल्यूमिनियम सल्फेट डॉट 24H2O। दूसरा तो क्रोम एलम, Al हटा के क्रोमियम लगा दो, ठीक है, बोर्ड से हट जाती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं नोट्स बनाने के लिए। तीसरा है बच्चों कार्नेलाइट, KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2O, और फोर्थ वन हमारे पास है फेरस अमोनियम सल्फेट FeSO4 डॉट NH4 डॉट 6H2। तो हम कहेंगे डबल सॉल्ट है, दो दो लवण है, ठीक है, दो साधारण लवणों का निश्चित अनुपात में विलयन है। अब अगर मैं तुम्हें कहूँ कि नहीं इनको घोल दो, तो तुम ऐसे दिमाग लगाओ, फिटकरी था ना, फिटकरी पानी में जाते ही तो हमने कहा था नमक गायब हो जाता है, फिटकरी भी गायब हो जाती, तो भाई इनको भी जल में घोलते हैं तो ये गायब हो जाते हैं। तो दो बातें हैं, एक तो ये आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं, अपने आयनों में आयनित हो जाते हैं, वियोजित हो जाते हैं, और दूसरा तो हम कहेंगे अपना अस्तित्व समाप्त कर देते हैं, नो एग्जिस्टेंस, इनका खुद का कोई अस्तित्व नहीं रहता। तो जब द्विक लवण को जल में घोला जाता है तो पूर्णतया अपने आयंस में वियोजित हो जाते हैं, यानी जलीय विलयन में इनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, लेकिन जलीय विलयन में इनका प्रत्येक आयन अपना संगत परीक्षण देगा। मतलब कि अगर मैंने बच्चों फिटकरी को पानी में घोला, ठीक है, अगर हम लिखें उदाहरण, फिटकरी को घोल दिया हमने पानी में, फिटकरी को जल में घोलने पर तो बच्चों फिटकरी का फॉर्मूला याद है, बोलो फिटकरी का फॉर्मूला याद है? फिटकरी क्या होती है? पोटाश एलम, तो हम कहेंगे ठीक है भाई पोटाश एलम कुछ ऐसा था, पानी ले लेते हैं, है ना। फिटकरी क्या था? तो हम कहेंगे K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2
ठीक है, तो कौन कौन से आयन हैं जो तुम्हें दिखेंगे पानी में? तो हम कहेंगे पानी में K+ आयन होगा, सल्फेट -2 आयन भी होगा और Al+3 आयन भी होगा। तो अगर मैं कहूँ फिटकरी का जलीय विलयन पोटेशियम का टेस्ट देगा तो बिल्कुल, सल्फेट का टेस्ट देगा तो देगा, और Al+3 का भी टेस्ट देगा तो देगा, है ना। इन तीनों का रासायनिक परीक्षण, फिटकरी का जलीय विलयन इन तीनों का रासायनिक परीक्षण देगा, उसमें कोई इश्यू नहीं है, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो फिटकरी का जलीय विलयन इन सब का केमिकल टेस्ट दे देगा। समझ में आ गया? तो सिंपल सॉल्ट क्लियर, डबल सॉल्ट क्लियर। अब हम चलेंगे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की तरफ, ठीक है। अब देखो, साधारण लवण में क्या पढ़ा था? तो हमने कहा था भाई नमक को पानी में घोला तो नमक गायब हो गया, अस्तित्व समाप्त। द्विक लवण को तो तुमने कहा था उसको भी जब पानी में घोलते हैं तो उसका भी अस्तित्व समाप्त हो जाता है, तो बात खत्म हो गई। तो सिंपल सॉल्ट, डबल सॉल्ट जो है जलीय विलयन में अपना अस्तित्व खो देते हैं। लेकिन जब मैं कॉम्प्लेक्स की बात करती हूँ बच्चों, संकुल लवण, तो संकुल लवण में आपको क्या देखने को मिलेगा? तो संकुल लवण जलीय विलयन तथा ठोस अवस्था दोनों में अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। ऐसे लवण जो जलीय विलयन या ठोस अवस्था दोनों में अपना अस्तित्व बनाए रखते। अब ये कैसे हुआ? क्या घुलेगा नहीं? तो हम घुलेगा, बिल्कुल घुलेगा, है ना, लेकिन आयोनाइज्ड नहीं होगा, ठीक है। तो फिर घुलेगा कैसे? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, तो हम कहेंगे नहीं, हाइड्रोजन के लिए तो हाइड्रोजन होना जरूरी है, हर संकुल में हाइड्रोजन हो ऐसा थोड़ा ना जरूरी है। तो फिर तो उदाहरण देखते हैं। मान लो आपके पास उदाहरण है पोटेशियम फेरोसाइनाइड। संकुल कैसे होगा? तो बच्चों उदाहरण ले लिया मैंने, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, ठीक है। अब पोटेशियम फेरोसाइनाइड जो है इसका फॉर्मूला है बच्चों K4FeCN6, ठीक है। ये आपका एक संकुल लवण है, संकुल यौगिक है, उपसहसंयोजक यौगिक है। नाम क्या है? पोटेशियम फेरोसाइनाइड, K4FeCN6, ठीक है। अब अगर आपने इसको पानी में घोला, ठीक है, जल में घोलने पर, तो तुम्हें क्या ध्यान रखना है कि जो मैंने ये स्क्वायर ब्रैकेट बनाया है बच्चों, जो हमने ये स्क्वायर ब्रैकेट बनाया है, बस ये ही संकुल है। बाहर वाला तो साधारण आयन है। अगर मैं इसको पानी में डालती हूं तो पोटेशियम जो है वो आपका अलग हो जाएगा, पोटेशियम जो है बच्चों वो अलग हो जाएगा, है ना। अब 4 पोटेशियम है तो 4 लिख दिया। और पीछे जो फेरोसाइनाइड आयन है, क्या है ये? तो हम कहेंगे फेरोसाइनाइड आयन FeCN6। बाहर का आवेश +4 है, इसलिए संकुल का आवेश -4 है, ठीक है। तो पोटेशियम हो गया, और ये है संकुल ऋण आयन, कॉम्प्लेक्स एनायन, या फिर क्या बोलेंगे बच्चों? तो हम कहेंगे ये है संकुल ऋण आयन। तो K4FeCN6 पोटेशियम फेरोसाइनाइड को अगर हमने पानी में घोला तो पोटेशियम अलग, फेरोसाइनाइड आयन अलग, तो घुल तो जाएगा, ठीक है। अब टेस्ट, तो हम कहेंगे टेस्ट छोड़ो, पहले देखो संकुल तो ये था ना स्क्वायर ब्रैकेट, पानी में भी संकुल है, तो ये ठोस अवस्था में, तो हम कहेंगे ठोस अवस्था में तो संकुल है भाई, एग्जिस्ट कर रहा है, स्क्वायर ब्रैकेट यूं का यूं। जलीय विलयन में तो हम कहेंगे देखो संकुल यूं का यूं। तो ठोस अवस्था हो या जलीय विलयन हो, दोनों में अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। ठोस अवस्था हो या जलीय विलयन हो, दोनों में अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। ऐसा कुछ है तो हम कहेंगे, इसे हम बोलेंगे संकुल लवण। दूसरा नाम क्या है? तो हम कहेंगे उपसहसंयोजक यौगिक, कोऑर्डिनेट कंपाउंड, क्योंकि इनमें उपसहसंयोजक बंद होता है। अब वो कैसे होता है तो उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपको ध्यान रखना है कि अच्छा संकुल लवण को ही उपसहसंयोजक यौगिक कहते हैं, ठीक है। सेंटर में मेटल होता है, साइड में लीगेंड होता है, लीगेंड अपना इलेक्ट्रॉन युग्म धातु को दान करेगा, उपसहसंयोजक बंद बनाएगा। ये सब बातें जानेंगे लेकिन आने वाली क्लासेस में, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। जो जलीय विलयन में अपना अस्तित्व खो दे, अम्ल और क्षार की क्रिया से बने, वो साधारण लवण। 2 सिंपल सॉल्ट के, 2 साधारण लवणों को गर्म करके वाष्पित करने के बाद जो लवण बनता है वो द्विक लवण, डबल सॉल्ट। उसको भी पानी में डालेंगे तो भी अपना अस्तित्व खो देगा।
लेकिन जो जलीय विलयन में या ठोस अवस्था में दोनों में अपना अस्तित्व बनाए रखे, है ना, स्क्वायर ब्रैकेट यूं का यूं रहेगा, गायब नहीं होगा, उसे कहेंगे संकुल लवण कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो पोटेशियम जो है ये आपका भी, पोटेशियम तो कहीं से मिल सकता था, KCl था तो पोटेशियम आयन दे देगा, फिटकरी में K2SO4 था तब भी पोटेशियम आयन मिलेगा, और पोटेशियम फेरोसाइनाइड में भी पोटेशियम, तो पोटेशियम तो एक सिंपल केटायन है। तो बिल्कुल सही पहचाना तुमने, पोटेशियम तो एक सिंपल केटायन है, साधारण धनायन है, तो इसे हम लिखते हैं साधारण धनायन। आप चाहे तो काउंटर आयन भी लिख सकते, और पीछे वाला जो है वो है संकुल ऋणायन कॉम्प्लेक्स एनायन, कोई दिक्कत नहीं। और उदाहरण लेते, और उदाहरण लेते, मान लो पोटेशियम फेरोसाइनाइड नहीं लेके और मैं लिख देती हूं पोटेशियम फेरीसाइनाइड, ठीक है, पोटेशियम फेरीसाइनाइड। अब बच्चों K4FeCN6 फेरो था क्या भाई, K4FeCN6 फेरो था तो K3FeCN6 फेरी है, K3FeCN6 को क्या बोलेंगे, फेरीसाइनाइड। घोल दो जल में, ठीक है, जल में घोलने पर क्या होगा, तो फेरी अलग कर दो, पोटेशियम अलग कर दो, फेरीसाइनाइड अलग कर दो, तो हम कहेंगे बाहर 3 पोटेशियम आयन है, बाहर K+ है, 3 पोटेशियम है तो 3, और बच्चे बाकी फेरीसाइनाइड आयन है FeCN6, बाहर वाले का आवेश +3, इसलिए संकुल का आवेश -3, बाहर वाले का चार्ज +3, एक पोटेशियम 1 हो गया, 3 पोटेशियम 3 हो गया, इसलिए संकुल का आवेश -3। और इसे क्या बोलेंगे बच्चों, तो इसे हम बोलेंगे फेरीसाइनाइड आयन, इसे आपको लिखना है फेरीसाइनाइड आयन, ठीक है। अब तो हम कहेंगे देखो पानी में घुल भी रहा है। अब अगर मैं टेस्ट की बात करूं, है ना, तो अगर मैं तुम्हें कहूं कि भाई पोटेशियम फेरीसाइनाइड, अब देखो यहां तुम्हें लग रहा होगा पिछले वाले को आपने फेरो लिख दिया, यहां फेरी लिख दिया, इसकी वजह क्या है तो बताऊंगी मैं तुम्हें, है ना। हमें पता होता है कि आपके डाउट्स क्या आए हैं और डाउट्स क्या आने वाले हैं, ठीक है, तो आगे आने वाली क्लास में बताऊंगी, ठीक है। और जिसे अभी थोड़ा समझ में आ जाए तो दिमाग लगाओ कि पोटेशियम फेरोसाइनाइड में Fe+2 था, K4FeCN6 में अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूंगी तो वहां Fe+2 आएगा, Fe+2 यानी फेरस, तो फेरोसाइनाइड। और पोटेशियम फेरीसाइनाइड में जब मैं Fe की ऑक्सीकरण अवस्था निकालूंगी तो Fe+3 आएगा, Fe+3 फेरिक होता है इसलिए फेरीसाइनाइड। अब सवाल आएगा मैडम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सिखाओ, तो वो ही सिखाऊंगी, उसके बाद इसका नाम आ जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल टेंशन नहीं लेना है, फिलहाल आपको ध्यान रखना, अच्छा ठीक है, पोटेशियम फेरीसाइनाइड। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि बच्चों पोटेशियम फेरीसाइनाइड का जलीय विलयन, पोटेशियम फेरीसाइनाइड का जलीय विलयन K+ का परीक्षण देगा, तो हम कहेंगे हाँ K+ का परीक्षण तो दे देगा क्योंकि फ्री है भाई, हमने पहले ही कहा था जो है उसका टेस्ट तो होगा, जो चीज एग्जिस्ट करती है, जो चीज है उसका परीक्षण तो होगा। तो पोटेशियम फेरीसाइनाइड को पानी में घोला तो K+ है, तो हम कहेंगे हाँ था, तो K+ था तो फिर टेस्ट आएगा, रासायनिक परीक्षण देगा। Fe+3 का टेस्ट देगा, तो क्या तुम्हें Fe+3 दिखाई दे रहा है, बोलो, वो तो संकुल है ना, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद है तभी तो स्टेबल है, तो हम कहेंगे नहीं Fe+3 खुला तो नहीं घूम रहा, तो खुला नहीं घूम रहा तो टेस्ट नहीं देगा। क्या साइनाइड का टेस्ट देगा, तो क्या साइनाइड खुला घूम रहा है, तो हम कहेंगे नहीं घूम रहा, तो साइनाइड का भी टेस्ट नहीं देगा। तो बच्चों पोटेशियम फेरीसाइनाइड का जलीय विलयन K+ का परीक्षण देगा, परंतु Fe+3 और साइनाइड माइनस, तो हम कहेंगे नहीं ये तो हमें कहीं दिख ही नहीं रहे, तो जब ये आपको दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे तो इनका टेस्ट भी नहीं देगा, आपको टेंशन लेना ही नहीं देगा, है ही नहीं तो कहां से देगा। K+ है तो हाँ है तो टेस्ट देगा, Fe+3 है तो हम कहेंगे नहीं है, पैक है। साइनाइड अकेला नहीं है, पैक है, तो फिर अकेला नहीं है तो टेस्ट कैसे आएगा। क्या फेरीसाइनाइड का टेस्ट देगा, तो हम कहेंगे हाँ, अगर मैं इसमें FeCl3 मिला लूँ ना तो फेरीसाइनाइड बन जाएगा, प्रशियन ब्लू बोलते हैं, तो वो बन जाएगा, विशेष डाई बन जाएगी नीले रंग का, बहुत सुंदर रंग बनता है, तो टेस्ट दे देगा, है ना, फेरीसाइनाइड का टेस्ट दे देगा, ठीक है। तो हम कहेंगे
यह FeCN6, भाई ये चीज तो है ना तुम्हारे पास, इसको फेरिसाइनाइड बोलूं कि नहीं बोलूं, है ना, पोटेशियम फेरिसाइनाइड था, पोटेशियम अलग कर दिया तो फेरिसाइनाइड, तो मैं कहूंगी ये फेरिसाइनाइड है, तो यह फेरिसाइनाइड आयन का परीक्षण देता है, उसमें दो राय नहीं है। फेरिसाइनाइड आयन का परीक्षण, फेरिसाइनाइड आयन का परीक्षण देता है, इसमें तो कोई लड़ाई है ही नहीं, बिल्कुल देगा जी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो कॉम्प्लेक्स समझ में आया, जो ठोस अवस्था में भी अपना अस्तित्व रखता है और जलीय विलयन में भी अपना अस्तित्व रखता है ना। और तो हम कहेंगे देखो ये जलीय विलयन में कंप्लीटली आयोनाइज्ड, पूर्णतः आयनिक तो नहीं हुआ था, आंशिक हुआ था, जो फ्री है उसको दे दिया, बाकी छोड़ दी। फिर जलीय विलयन में भी अपना अस्तित्व बनाए रखता है। ये जलीय विलयन में सभी आयनों का परीक्षण नहीं देते हैं, केवल मुक्त आयनों का ही परीक्षण देते हैं। जो फ्री है उसका टेस्ट दे देगा और जो फ्री नहीं है उसका टेस्ट नहीं देगा, तो उसे हम बोलेंगे संकुल लवण। तो संकुल का आइडिया हो गया। एक और उदाहरण से समझे, देखो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो तुम्हारे पास ये वाला संकुल है CuNH3 4SO4, ठीक है, CuNH3 4SO4, और मैंने तुम्हें कहा कि भाई इसको क्या करो, पानी में घोल दो, जल में घोलने पर, ठीक है। तो बच्चों अगर मैं इसको पानी में घोल दूंगी तो क्या होगा, तो मैंने तुम्हें कहा था संकुल को तो छेड़ना ही मत, है ना। संकुल पे +2 लिख दूं क्योंकि बाहर SO4 -2 है, संकुल पे +2 लिखूं क्योंकि बाहर वाला आयन क्या है, काउंटर आयन, सल्फेट आयन, तो SO4 -2 है, तो SO4 का चार्ज -2 है, इसलिए संकुल का चार्ज +2 है, और ये बनेगा CuNH3 4, चार्ज +2, ठीक है, CuNH3 4, इस तरह से लिख लेते हैं CuNH3 4 और चार्ज +2 और बाहर SO4 -2। अब इसका कोई साधारण नाम था नहीं इसलिए मैंने नहीं लिखा, है ना। संकुल में क्या होता है, IUPAC नाम चलते हैं, जैसे पोटेशियम फेरोसाइनाइड, पोटेशियम फेरिसाइनाइड, फेरोफेरिसाइनाइड, ये सब तो चल जाते हैं, ये इनके साधारण नाम है, लेकिन बाकी सबके साधारण नाम नहीं है, तो हम इनकी IUPAC सीखेंगे, वो भी आने वाली क्लासेस में सीखेंगे। तो फिलहाल हम इसको ऐसे ही पढ़ेंगे CuNH3 4SO4। वैसे इसका नाम है टेट्रामीन कॉपर सेकेंड सल्फेट। टेट्रा मतलब 4, एमीन डबल M क्योंकि इसमें अमोनिया है, तो टेट्रा एमीन कॉपर, कॉपर की ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ 2 है, तो टेट्रामीन कॉपर सेकेंड सल्फेट। लेकिन कैसे आया उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल मुझे बताओ, तो हम कहेंगे यहाँ सल्फेट आयन तो हो गया और ये हो गया, ठीक है। अब इसका जलीय विलयन, इस संकुल का जलीय विलयन सल्फेट का टेस्ट देगा, तो हम कहेंगे दे देगा, क्या तकलीफ है। इस संकुल का जलीय विलयन SO4 -2, है ना, संकुल का जलीय विलयन SO4 -2, सल्फेट का परीक्षण तो भाई बिल्कुल देगा, कोई लड़ाई नहीं है, सल्फेट का परीक्षण देता है, ठीक है। क्या कॉपर +2 का टेस्ट देगा, तो हम कहेंगे दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो जो दिख ही नहीं रहा है मतलब है ही नहीं, तो कैसे देगा, है ना। तो कॉपर +2 का टेस्ट नहीं देगा, परंतु कॉपर +2 का परीक्षण नहीं देगा। क्यों, तो हम कहेंगे क्योंकि यह मुक्त अवस्था में नहीं है, ठीक है। ले देखिए, बात सिर्फ इतनी ही आती है कि भाई जो फ्री स्टेट में है ना बच्चों, जो मुक्त अवस्था में है उसी का टेस्ट देगा और बाकी नहीं देगा, क्योंकि वो लोग मुक्त अवस्था में नहीं है। तो ये कॉपर +2 का टेस्ट तो नहीं देगा, अमोनिया का टेस्ट नहीं देगा, सल्फेट का दे देगा, पूरे संकुल का दे देगा, CuNH3 4 +2, इसका कोई टेस्ट है तो दे देगा। आगे बात समझ में। तो आज हम सिर्फ इतना ही सीखेंगे कि अकार्बनिक यौगिक कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, है ना, साधारण लवण, द्विक लवण, संकुल लवण। चैप्टर हमारा संकुल लवण है, हमें उसी को डिस्कस करना है, ठीक है। संकुल लवण उपसहसंयोजक यौगिक से क्या समझते हैं, ठीक है। अब अलग अलग थियरीज है, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे वर्नर थियरी, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से रिलेटेड वर्नर थियरी और इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू कॉम्प्लेक्स कंपाउंड,
तो मिलते हैं अगली क्लास में। लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, डाउट हो तो लिख देना, बता देंगे आपको। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।